तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट इशू इन करंट अफेयर्स. सारे इश्यूज इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, ठीक है. तो हाँ, पीछे वाली लाइट इस पे रिफ्लेक्ट हो रही है. उधर वाली लाइट. हाँ, ठीक है. तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ में था, देयर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन ट्रायो, दैट इज चाइना, यूएस एंड ताइवान. ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आई एम गोइंग टू टेक अ डिस्कशन. जिन लोगों को जिनका पहला एक्सपीरियंस है, फर्स्ट क्लास है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज एंड ट्राई टू रिलेट, बिकॉज अभी तो आप लोगों ने इंटरनेशनल अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है. तो जस्ट थिंक ऑफ इट कि दिस इज योर फर्स्ट क्लास इनटू गेटिंग द आइडिया ऑफ हाउ द इंटरनेशनल रिलेशंस वर्क और कंट्रीज आपस में किस तरह से डिप्लोमेसी स्टेब्लिश करती हैं. ठीक है. अगर किसी भी पॉइंट में लगे कि मैम नहीं आ रहा है समझ में कुछ भी, तो जस्ट रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी, तो मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करूंगी. बट हम इससे पहले की टॉपिक के डिटेल्स में जाएं कि अभी क्या चल रहा है और मैं क्या बोल रही हूँ. देखो, जब हम आपके क्लैट के करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो आपको मालूम है, आप सबने देख भी लिया होगा पेपर, कि करंट अफेयर्स का पेपर पूरा रीजनिंग बेस्ड होता है. रीजनिंग बेस्ड मतलब आपको एक पैसेज आ जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इन क्वेश्चन के आपको आंसर, जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो आपको मार्क करना है. अब कई बार क्या होता है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं. फैक्ट बेस्ड मतलब अगर आपसे कोई डेट पूछ ली कि भैया वो जो थे बांग्लादेश के जो फाउंडर थे, उनकी असैसिनेशन किस दिन हुई थी, तो वो आपको टू द पॉइंट पता होना चाहिए, यही तारीख है, उसमें कोई रीजनिंग तो लगेगी नहीं. कई बार होते हैं सवाल रीजनिंग बेस्ड कि अफगानिस्तान से अमेरिका ने अगर अपने सोल्जर्स को पुल आउट किया है तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. तो 4 ऑप्शन आपको देंगे, उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी द करेक्ट आंसर. तो इसलिए ज्यादातर क्वेश्चंस जब रीजनिंग बेस्ड होते हैं वहां पे हमको एक एक कंसेप्ट का एनालिसिस करना जरूरी होता है कि अगर ऐसा है तो क्यों है ना. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप करंट अफेयर्स पढ़ने लगेंगे तो यू विल रियलाइज कि बहुत सारी चीजें जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है. वंस आई विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट चाइना, ऑटोमेटिकली इंडिया विल जंप इन. वंस आई विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इंडिया, ऑटोमेटिकली मैं अमेरिका और दूसरे देशों का नाम लेने लगूंगी. तो इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड. एक देश कभी भी आइसोलेटेड नहीं रह सकता. आज जिस तरह का ग्लोबल डेवलपमेंट है, नॉट इवन अ सिंगल कंट्री कैन डेवलप इंडिविजुअली. सो इट इज ओनली बाय द ग्लोबल कोऑर्डिनेशन द डेवलपमेंट इज पॉसिबल. इसलिए जब हमें एक इशू पढ़ते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिकली हमें दूसरे कंट्री के बारे में पढ़ना पड़ता है. ठीक है. तो ट्राई टू गेट द आइडिया ऑफ द एंटायर सिचुएशन कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है. ठीक है. अच्छा, एक बात बताओ, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो या जब आप सोचते हो, अखबारों में पढ़ते हो या न्यूज़पेपर में देखते होगे, तो जब आप कंट्रीज के आपस में टसल की बात पढ़ते हो, टू कंट्रीज आर फाइटिंग, तो आपको बहुत ज्यादातर रीजन क्या देखने को मिलता है? ज्यादातर रिलीजन देखने को मिलता है. और व्हाट कुड बी द रीजन? बाउंड्री डिस्प्यूट्स, बॉर्डर इश्यूज. और कौन से मुद्दे होते हैं जिन पे कोई भी दो कंट्रीज लड़ते हैं आपस में? कौन कौन से मुद्दे होते हैं? वरना किसी को किसी से क्या लेना देना, सब अपने अपने खाए पिए मस्त रहे. एथनिसिटी. ठीक है. एथनिसिटी मतलब ट्रेडिशन मतलब एथनिसिटी, ट्रेडिशनल, लैंग्वेज एक ही चीज है? नहीं, but traditional language includes ethnicity to fight. Diversity can be a reason. Diverse ethnic groups. Diverse ethnic मतलब होता है basically a group of people that have the common origin or which speak a common set of language, जिनका कुछ कॉमन हो, या तो ट्रेडिशन कॉमन है या लैंग्वेज कॉमन है या कल्चर कॉमन है या उनका ओरिजिन कॉमन है, उनको उस वर्ड को कहा जाता है एथनिक ग्रुप. ठीक है. तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, वो ही मुस्लिम्स आपको पाकिस्तान में भी मिलेंगे, वही मुस्लिम्स आपको इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी मिलेंगे, बिकॉज दे आर द कॉमन, दे हैव द कॉमन ओरिजिन, राइट. जब मैं आपसे बोल रही हूँ कि दो कंट्रीज, ऐसे कौन कौन से पॉसिबल मुद्दे हैं जिन पे लड़ रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं मैम रिलीजन को लेकर लड़ाई है, बॉर्डर्स को लेकर लड़ाई है, और न्यूक्लियर पावर की लड़ाई तो उन्हीं देशों के बीच में होगी जिनके पास न्यूक्लियर पावर है. तो ज्यादातर कंट्रीज किस मुद्दों पे लड़ते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है, दैट इज देयर वाटर बाउंड्रीज. लैंड बाउंड्रीज के साथ साथ वाटर बाउंड्रीज को लेकर भी कई सारी कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स आपके देखने को मिलेंगे. ठीक है. नाउ बिफोर आई अगेन गो इनटू द डिटेल ऑफ वाटर बाउंड्रीज, बहुत ही बेसिक चीजें जो आप सबने स्कूल में ज्योग्राफी में तो पक्का पढ़ी होंगी. ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड ओशन? लार्ज ओशन बॉडी, लार्ज वाटर बॉडी, समुद्र. कितने ओशंस हैं?
नाम बताओ। इंडियन सर्दर्न। 5 ओशन है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन एंड सर्दर्न ओशन। इनकी आपको लोकेशन पता होना चाहिए। कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7 कॉन्टिनेंट्स है। नाम बताओ। हर्षिता। अरुणेश, आई वांट द नेम ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स। कृतिका। कॉन्टिनेंट्स, सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे कॉन्टिनेंट्स बता देंगे। मनप्रीत। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। वंडरफुल। 7 कॉन्टिनेंट्स, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो प्लीज पता करो क्योंकि वी आर राइटिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। तो बेसिक चीजें हमको पता होना चाहिए। तो 7 कॉन्टिनेंट्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन? जो लैंड है वो कॉन्टिनेंट है, और ओशंस के नीचे भी लैंड ही है लेकिन ऊपर पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो वाटर बॉडीज ओशंस है। फिर आपने इसके अंदर भी बहुत सारे टर्म्स आपने सुने होंगे, जैसे कि आपने सुना है गल्फ, जैसे कि आपने सुना है सी, सी क्या होता है? सी और गल्फ सुना है? एग्जाम्पल दे दो मुझे सी के नाम से। कौन सी सी? मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैरिबियन सी, अपने इंडिया की बोलो ना, अरेबियन सी, ठीक है। गल्फ के एग्जाम्पल दो। गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ ईडन। तो गल्फ सी। फिर आता है आपका तीसरा वर्ड बे, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। फिर आपका चौथा वर्ड आता है स्ट्रेट, a narrow channel of water, a narrow strip of water that connects two big water bodies. कई बच्चों को इन चारों के बीच में डिफरेंस नहीं मालूम होगा। राजवीर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड अ बे? वही डिफरेंस हम आपको यहां पे दिखाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड बे? तो जब मैं बात करती हूं इंडिया की, ठीक है, इंडिया के साउथ में यहां पर है इंडियन ओशन, ये आप जानते हैं, राइट। इंडियन ओशन किसी भी ओशन के एक्सटेंशन को, अ आर्म ऑफ द ओशन, द एक्सटेंशन ऑफ द ओशन, दैट इज कॉल्ड एज अ सी। याद रखना, द एक्सटेंशन ऑफ द ओशन और आर्म ऑफ द ओशन इज कॉल्ड एज अ सी, ठीक है। तो इंडियन ओशन का एक्सटेंशन है अरेबियन सी। Similarly, the arm of the ocean or extension of the ocean is also called as bay. ठीक है, so on the east we have the extension of the Indian Ocean, that is a bay. तो मैंने कहा arm of the ocean is sea also and arm of the ocean is bay also. Then what is the difference between sea and a bay? ऐसा वाटर बाउंड्री या ऐसा एक्सटेंशन ओशन का जिसका एक कर्व्ड स्ट्रक्चर बनता है। यू कैन सी अ स्लाइट कर्व फॉर्म्ड ओवर हियर। ये जो इंडिया का लैंड मास है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको एक कर्वी लीनियर स्ट्रक्चर मिल रहा है। सो दैट एक्सटेंशन ऑफ द ओशन विच हैज अ कर्वी लीनियर स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज अ बे, ठीक है। एंड दैट एक्सटेंशन ऑफ द ओशन, देयर इज नो कर्व्ड स्ट्रक्चर ओवर हियर. So the extension of the ocean which do not have a curvilinear structure or do not have a curved border is called as a sea. किसी भी ओशन के एक्सटेंशन को सी कहते हैं, लेकिन यदि उस एक्सटेंशन का एक कर्व्ड बाउंड्री है, the land which is surrounding that water body, if it is slightly curved, that extension will not be called as a sea, it will be called as a bay. समझ में आया? तो write down this definition in your notebooks. First, sea. The extension of the ocean is called as a sea. And it does not have a curved border or a curved structure. दूसरा गल्फ, सॉरी दूसरा बे, सेकेंड सी के बाद बे, BAY, बे।
The extension of the ocean is called as a bay and it has a curved boundary or it has a curving linear structure. या जो भी लैंड मास इस वाटर बाउंड्री को सराउंड करता है वो लैंड मास लाइकली उसे कर्व्ड स्ट्रक्चर देता है. द कर्व्ड बाउंड्री इज ड्यू टू द लैंड मास ओनली, राइट. जो भी लैंड वाटर उसको सराउंड कर रहा है उसी की वजह से उसका कर्व्ड स्ट्रक्चर बनता है. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सी एंड अ बे. नाउ राइट ऑन द थर्ड वर्ड, दैट इज गल्फ. नाउ व्हाट इज गल्फ? ये है सी, अरेबियन सी. सी के आर्म को या सी के एक्सटेंशन को गल्फ कहते हैं. तो जब हम मिडिल ईस्ट की तरफ जाएंगे, हियर the extension of the Arabian Sea is a gulf. So you can see the Gulf of Oman written over here. Similarly, यहाँ पे एक और गल्फ है, that is a Persian Gulf. Why? These are the extension of the Arabian Sea. जब मैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ जा रही हूँ यहाँ, तो यहाँ पे मुझे गल्फ ऑफ ईडन दिख रहा है. Similarly, this is a Red Sea again. Now, why this is a Red Sea? Extension of Mediterranean. क्यों रेड सी नाम दिया इसको? यहां पे गल्फ ऑफ ईडन बोला है और यहां पे रेड सी बोला है. इंडियन ओशन का ही एक्सटेंशन रेड सी बोला गया है और इन द एंशिएंट टाइम्स दिस वाज अ मेजर रूट फॉर फॉर अ ट्रेड. तो इसको सी का ही नाम दिया हुआ है, दैट इज अ रेड सी ओनली. ठीक है, तो याद रखना द एक्सटेंशन ऑफ द सी इज कॉल्ड एज अ गल्फ, GULF. जैसे कि अरेबियन सी का ही एक्सटेंशन यहां, ये वाले एक्सटेंशन का क्या नाम है? यहां और यहां. गुजरात है ये. दिस इज द लैंड बॉर्डर गुजरात. आपको मुझे बताना है कि ये जो दो एक्सटेंशन दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इसका क्या नाम है? Gulf of Kutch. And Gulf of दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ, दिस इज गल्फ ऑफ काम्बे. ठीक है, जैसे खंबात कहते हैं, गल्फ ऑफ खंबात भी कहते हैं, खंबात की खाड़ी भी कहते हैं. दिस इज द प्लेस वेयर रिवर नर्मदा एंड ताप्ती will drain. ठीक है, सो दैट इज गल्फ ऑफ खंबात. सो व्हाट इज अ गल्फ? द एक्सटेंशन ऑफ द सी इज कॉल्ड एज अ गल्फ. तो अभी हमने तीन चीजें देखी. द एक्सटेंशन ऑफ द ओशन इज कॉल्ड एज अ सी, doesn't have a curved boundary. The extension of the ocean is called as a bay, it has a curved boundary. An extension of the sea is called as a gulf. After how much distance the extension of the ocean is called as a There is no fixed boundary or there is no distance which is mentioned. You just have to consider the extension of any ocean which is near to the continent or near to the land mass. उसको नाम दे देते हैं. ठीक है, this is how we categorize because we have to name a water boundary, right? अच्छा, इसके बाद एक और टर्म आता है, that is a strait. Now what is a strait? ये जो एक छोटा सा नैरो चैनल ऑफ वाटर देख रहे हैं बिटवीन गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ. सो दिस कुड बी द एग्जांपल ऑफ द स्ट्रेट. मैं इसको एनलार्ज करूंगी. आप यहाँ पे, इट्स नॉट कमिंग. ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. दिस इज अ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट? द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अ नैरो चैनल ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू बिग वाटर बॉडीज इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट. A narrow channel of water that connects two big water bodies is called as a strait. किसी भी इशू को समझने के लिए टर्मिनोलॉजी पे पहले काम करते हैं, इसलिए आई एम टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स. ठीक है, a narrow channel of water that connects two big water bodies. For example, the Strait of Hormuz. ये कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है? Gulf of Oman. ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, इसी की तरह एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूं. ठीक है, नाउ दिस इज द मेडिटेरेनियन सी. ठीक है, अफ्रीका के ये ऊपर ये मेडिटेरेनियन सी और ये है अटलांटिक ओशन इधर. ठीक है, तो नाउ दिस इज अ स्ट्रेट. ये छोटा सा पानी का चैनल आप देख पा रहे हैं. Now this is a narrow channel of water that connects Atlantic Ocean here with the Mediterranean Sea here. It is called as a Strait of Gibraltar. क्या नाम है इसका? Strait of Gibraltar. तो एग्जाम्पल लिख लो. The Strait of Gibraltar connects what? Atlantic Ocean to the Mediterranean Sea. Strait of Gibraltar is also called as a key to Mediterranean. Mediterranean Sea में घुसने का रास्ता. ठीक है, key to Mediterranean. और ये सिंपल वन लाइनर पूछा जाता था आपके एग्जाम में. जब वन लाइनर्स आते थे, दीज ऑल थिंग्स वेर डायरेक्टली आस्क्ड.
Can you see here? Name the strait that passes between the Indonesia and Singapore. It is a strait that will provide the link between the Indian Ocean and the South China Sea. Indian Ocean और South China Sea का ये जो जाने का रास्ता है, यहाँ पर मलेशिया और ये इंडोनेशियन आइलैंड है सुमात्रा, इन दोनों के बीच में से जाने का है. So what is the name of the strait over here? Strait of Malacca. लिख लो. The Strait of Malacca is a link between Indian Ocean and South China Sea. इंडियन ओशन से जो भी कार्गोस, जो भी शिप्स एंड वेसल्स बड़े बड़े कंसाइनमेंट लेके साउथ चाइना सी में जाते हैं, दे आर क्रॉसिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का ओनली. एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन मलेशिया या सिंगापुर बोलेंगे एंड इंडोनेशिया. क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कौन सा कंट्री है जिसके बहुत हजारों आइलैंड्स है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं? अ कंट्री दैट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. इंडोनेशिया इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल थाउजेंड आइलैंड्स. ठीक है, तो इसके दो मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड है, वन इज जावा एंड वन इज सुमात्रा. ये जो आप देखते हैं, दिस इज जावा एंड दिस इज सुमात्रा, दिस एंटायर रीजन. और ये छोटे 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 जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं ये. ठीक है, तो नेम अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर रेफरिंग टू ग्रुप ऑफ आइलैंड. आर्चिपेलागो. द्वीपों के समूह को, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बोलते हैं आर्चिपेलागो. राइट इट डाउन. ARCHIPE, ARCHIPELAGO, आर्चिपेलागो. ठीक है, तो ये तो हो गई टर्म्स की बात. अब हम बात करते हैं यूएन क्लॉज के बारे में. लेट मी चेक कितने लोग बताते हैं. यूनाइटेड नेशंस क्या होता है? व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है. आपके सिलेबस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ना है, कवर करना है, स्टैटिक पार्ट भी और उनसे रिलेटेड सारे करंट अपडेट्स भी. जब मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोलती हूं तो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, नाउ यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उसके अम्ब्रेला में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं. लेकिन यदि मैं बोलूं कि यूनाइटेड नेशन कैसे चलता है, सो देयर आर 5 फंक्शनल विंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस को चलाने वाले 5 विंग्स होते हैं, 5 ऑफिसेज होते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. ठीक है, फिलहाल इतना समझो कि यूनाइटेड नेशंस के छत्र छाया में, उसके अम्ब्रेला में बहुत सारे मल्टीपल एजेंसीज काम करते हैं. एंड यूनाइटेड नेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड हार्मोनी अक्रॉस द वर्ल्ड. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स ऑन वेरियस मैटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. फिर चाहे वो डिस्प्यूट लैंड बाउंड्री का हो, चाहे वाटर बाउंड्री का हो, चाहे रेस का हो, रिलीजन का हो, किसी भी चीज का हो. अब क्या हुआ कि पानी को लेकर, स्पेशली इंटरनेशनल वाटर को लेकर कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे. कोई बोलता है ये मेरा पानी है, ये मेरी नदी है, कोई कंट्री बोलता नहीं ये मेरा पानी है, मेरी नदी है. पानी से लोगों को क्या मिलेगा? रिसोर्सेस. किस तरह के रिसोर्सेस? मैराइन रिसोर्सेस, फिशरीज. ठीक है, कई बार जो बेड्स होते हैं, ओशनिक बेड्स, उनमें रिजर्व्स भी होते हैं, ऑयल वेल्स होते हैं. ठीक है, तो सब जाहिर सी बात है कि सभी देश पानी को एक्सप्लोर करना चाहेंगे, इंटरनेशनल वाटर में अपना अपना क्लेम दिखाना चाहेंगे, चाहे वो इंडियन ओशन रीजन हो, चाहे अटलांटिक हो, कहीं भी हो. तो अब ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया. तो फाइनली यूनाइटेड नेशन ने बोला कि इस पे बैठकर हम प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करेंगे कि इंटरनेशनल वाटर क्या होगा, किसी कंट्री का टेरिटरी क्या माना जाएगा. सो ऑल दोस थिंग्स. सो क्विकली आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट यूएन हैज रिवाइज्ड. यूनाइटेड नेशंस ने एक कॉन्फ्रेंस होल्ड किया था, दैट वाज कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉस ऑफ सी. और ये कई सालों तक चला. स्पेशली इसका जो 3rd फेज है, दैट वाज कंक्लूडेड इन 1982, जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने कुछ
रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन किए हैं। तो राइट ऑन दी हेडिंग यूएन क्लॉज गाइडलाइंस 1982, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी, यूएन क्लॉज गाइडलाइंस 1982। यूएन क्लॉज गाइडलाइंस 1982, ठीक है। अब यहां पे मैं इंडिया का एग्जांपल ले रही हूं, बट दिस एग्जांपल वुड जस्टिफाई विद ईच एंड एवरी कंट्री। ये जो गाइडलाइंस है ये हर एक देश के लिए यूनिवर्सल गाइडलाइंस है, एवरी कंट्री हैज टू फॉलो। बाय द वे, यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से इस दुनिया में कितने देश हैं? 193 कंट्रीज को यूएन ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। इसके अलावा यूएन में 2 मेंबर कंट्रीज भी हैं, सॉरी 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं। ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि दे आर नॉट कंप्लीट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, बट they observe the activities which are going on in the United Nations. They are not the full-fledged members of UN. इन्हें कहा जाता है ऑब्जर्वर। और ऐसे 2 ही देश हैं, एक है पैलेस्टीन और एक है होली सी, ठीक है। अच्छा, जब मैं बोलती हूं यूएन क्लॉज गाइडलाइंस क्या है, तो इन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजीज डिफाइन कर रखी हैं, एक एक करके बात करते हैं। ये इंडिया का सर्दर्न पार्ट है, आपको सबको मालूम है, इस पार्ट को कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया। अगर कोई भी लैंड है जो इमीडिएटली किसी वाटर बाउंड्री से सराउंडेड है, आपको मालूम है यहाँ पे कौन सी वाटर बाउंड्री है इंडिया के साउथ में? यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे इंडियन ओशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो हमारी बाउंड्री हो गई, जो गुजरात से शुरू होकर वेस्ट बंगाल तक चलती है, the boundary which is immediately surrounded by water, this would be called as a coastal margin of India. क्या बोलेंगे इसको? वो जमीन जो immediately water boundary से surrounded होता है उसको कहते हैं coastal boundary। समझ गए? कौन मुझे बता सकता है इंडिया की coastal margin की total length क्या है? The land boundary that starts from Gujarat up to West Bengal. What is the total length of the coastal margin of India? What is the length of the coastal border of India? नहीं? Write down the total coastal length of India या coastal border of India is 1715 kilometers. Sorry, उल्टा बोला नंबर। 7,515 kilometers. 7,515 kilometers. 7515, कुछ बुक्स में 7517 भी है, एनसीईआरटी में 7517 दिया हुआ है। 7,515 किलोमीटर्स, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल मार्जिन ऑफ इंडिया। तो हर एक देश जो भी पानी से सराउंडेड है उसकी कोस्टल मार्जिन की लेंथ होगी। मैं श्रीलंका बोलूं तो श्रीलंका भी वाटर बॉडी से सराउंडेड है। मैं म्यांमार बोलूं तो वो भी पानी से सराउंडेड है। मैं पाकिस्तान बोलूं तो उसके साउथ में भी वाटर बाउंड्री है। तो हर एक देश की अपनी कोस्टल मार्जिन होगी जिसकी लेंथ वैरी करती है, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम द कोस्टल मार्जिन इनटू द वाटर, द डिस्टेंस ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स। 1 नॉटिकल माइल होता है, 1 नॉटिकल माइल इज रफली 1.86 किलोमीटर्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द कोस्टल मार्जिन, द डिस्टेंस ऑफ 12 नॉटिकल माइल, ये कहलाता है किसी भी देश का टेरिटोरियल वाटर। क्या कहते हैं उसे? टेरिटोरियल वाटर। सो राइट डाउन फर्स्ट थिंग, टेरिटोरियल वाटर कितना होता है? टेरिटोरियल वाटर स्टार्टिंग फ्रॉम द कोस्टल मार्जिन, द डिस्टेंस ऑफ 12 नॉटिकल माइल विल बी द टेरिटोरियल वाटर फॉर एनी कंट्री, ठीक है। तो यदि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ, श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ, किसी भी देश के लिए यूनिवर्सल है। किसी भी देश की कोस्टल मार्जिन से 12 नॉटिकल माइल तक का जो डिस्टेंस है वो टेरिटोरियल वाटर होगा। अब आप बोलोगे मैम क्या मतलब है टेरिटोरियल वाटर का? यदि मैं आपसे पूछूं कि आप अपने देश की बाउंड्री डिफाइन करिए, डिफाइन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो आप क्या बोलेंगे? इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, सो ऑल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया, यही बोलोगे। उसके साथ ही साथ 12 नॉटिकल माइल तक का जो पानी है वो भी इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है। तो वॉट एवर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल ऑन द टेरिटोरियल लैंड ऑफ इंडिया, द सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल इन द टेरिटोरियल वाटर एज वेल, ठीक है। जो अधिकार आपके लैंड पर है वही अधिकार आपके टेरिटोरियल
वाटर में भी हैं, समझ गए। और 1 नॉटिकल माइल रफली कितना होता है? 1.86 किलोमीटर। तो यदि मुझे 12 नॉटिकल माइल को किलोमीटर में बोलना है तो रफली इट वुड बी, डबल कर दो, 22 किलोमीटर। तो 22 किलोमीटर तक का जो पानी हमारी कोस्टल मार्जिन से, वो हमारे देश का ही टेरिटोरियल वाटर है, और वो हर एक देश का टेरिटोरियल वाटर होगा। उस पर्टिकुलर देश का जो कोस्टल मार्जिन है, वहां से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक का डिस्टेंस, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट से 12 नॉटिकल माइल और आगे, मतलब बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक का जो डिस्टेंस है, इसे कहा जाता है कॉन्टिजुअस जोन। कॉन्टिजुअस जोन, स्टार्टिंग फ्रॉम द कोस्टल मार्जिन, द डिस्टेंस ऑफ 12 नॉटिकल माइल इज कॉल्ड एज अ कॉन्टिजुअस जोन। इफ आई कन्वर्ट इन इनटू किलोमीटर, रफली 44 किलोमीटर क्या होता है कॉन्टिजुअस जोन। जहाँ तक जो अपनी कंट्री है वो रिसोर्स एक्सप्लोर कर सकती है, एक्सप्लॉइट कर सकती है। नहीं, अभी समझाती हूं मैं, ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन, आगे और बताती हूँ। फिर से, कोस्ट लाइन से डिस्टेंस ऑफ 200 नॉटिकल माइल, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। बेस लाइन से कितना डिस्टेंस? तकरीबन 370 किलोमीटर्स, दैट इज 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस होता है, वो किसी भी देश का क्या कहलाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब ये है कि इतने पानी में उसी कंट्री के पास अधिकार है कि उसमें मिलने वाले सारे रिसोर्सेज का अधिकार किसका होगा? उस पर्टिकुलर देश का होगा। कौन से रिसोर्सेज? फिशरीज, ऑयल वेल्स, कोई खजाना मिलता है, वो सब कुछ उसी पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करेगा जिसका वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। नाउ एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड विच एवर इज सराउंडेड बाय द वाटर, उसका 200 नॉटिकल माइल उस देश का क्या होगा? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मान लो कि यहां से इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से रशिया का एक सबमरीन जा रहा है, तो क्या वो सबमरीन जा सकता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से? क्या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से किसी दूसरे देश का सबमरीन पास हो सकता है? कितने लोग कहते हैं परमिशन लेके निकलेगा, और कितने लोग कहते हैं कि परमिशन लेने की जरूरत नहीं है? परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, अनलेस यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उस पानी में आप किसी तरह का कुछ एक्सप्लोरेशन नहीं करोगे। अगर रशियन सबमरीन वहां पे ड्रिलिंग शुरू कर दे और बोल दे यहां पे ऑयल वेल की हम खोज कर रहे हैं, वो गलत है। रशियन सबमरीन पास हो जाएगा, उसको कुछ भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इनोसेंट पैसेज यहां काम नहीं करता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का केवल इतना मतलब होता है कि ये 370 किलोमीटर का जो पानी का दायरा है, वहां मिलने वाले सारे रिसोर्सेज के ऊपर उस कंट्री के ऊपर अधिकार होगा, ठीक है, चाहे ऑयल वेल्स हो, चाहे दूसरे तरीके के कोई रिसोर्सेज हो, ठीक। अगर मान लो कि कोई वेसल है, फॉरेन वेसल है, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजर रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर वो 24 नॉटिकल माइल मतलब कॉन्टिजियस जोन में एंटर हो गया, अब क्या होगा? अगर कोई फॉरेन वेसल 24 नॉटिकल माइल के दायरे में आ गया, कॉन्टिजियस जोन में आ गया, तो अब क्या होगा उस फॉरेन वेसल का? कॉन्टिजियस जोन में आते ही जो हमारे देश का कोस्ट गार्ड होता है, यू नो ना, हमारी जो नेवी है उसका एक विंग होता है कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड मतलब जो हमारे वाटर बॉर्डर्स को गार्ड करते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स को गार्ड करते हैं। कोस्ट गार्ड की तरफ से उस फॉरेन वेसल को वार्निंग दे दी जाएगी, यू आर नाउ अप्रोचिंग द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो आप वापस जाइए। तो कॉन्टिजियस जोन में आते ही उनको वार्निंग दी जाती है। समझ में आया? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्टिजियस जोन? द फॉरेन वेसल विल बी वार्न्ड दैट यू आर अप्रोचिंग व्हाट? द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। A foreign vessel without permission cannot enter the territorial water of any country. अगर उसके पास परमिशन नहीं है और फिर भी वो एंटर हो रहा है टेरिटोरियल वाटर में, उसको शूट कर दिया जाएगा। किसी भी तरह की परमिशन की भी वेट नहीं करते हैं, शूट एट साइट होता है इफ द वेसल इज अनऑथराइज्ड। तो कॉन्टिजियस जोन का सिग्निफिकेंस यही है कि कोई भूले भटके अगर अप्रोच कर रहा है तो उसको वार्निंग दे देना कि आप पीछे हट जाइए, आप इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में एंटर करने वाले हैं। जैसे ही कोई फॉरेन वेसल टेरिटोरियल वाटर में आता है तो उसको
क्या कर सकते हैं? शूट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ कि मान लो कोई रशियन सबमरीन है, वो इंडिया की टेरिटोरियल वाटर से पास हो रहा है, तो क्या वो रशियन सबमरीन पास हो सकता है? सबमरीन मतलब पानी के अंदर डूबा हुआ है और वो टेरिटोरियल वाटर से गुजर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ निकल रहा है। जब भी कोई फॉरेन वेसल टेरिटोरियल वाटर से पास होगा, इफ इट इज अ सबमरीन, उस सबमरीन को ऊपर आना पड़ेगा, दे हैव टू राइज ऑन द सरफेस, अपने कंट्री का फ्लैग शो करना पड़ेगा कि कौन से देश का वो सबमरीन है। फॉर एग्जाम्पल अगर रशियन है तो रशियन, चाइनीज है तो चाइनीज। उसका क्या मतलब है कि यदि किसी कंट्री को इंडिया ने पर्टिकुलरली बैन कर, अगर मैं अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल दे रही हूं, यदि हमारे देश ने किसी कंट्री को बैन कर रखा है या हमारा देश किसी कंट्री के साथ वॉर में है, उस कंट्री का फ्लैग अगर दिखा तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। सबमरीन ऊपर आएगा, अपने कंट्री का फ्लैग दिखाएगा और उस वेसल के पास परमिशन होती है इनोसेंट पैसेज की। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनोसेंट पैसेज? इनोसेंट पैसेज का मतलब होता है कि वो जो सबमरीन है वो ये सर्टिफाई कर रहा है कि उसके पास किसी भी तरह का वारलोड नहीं है। व्हाट इज अ वारलोड? वेपन। किसी भी तरह का वेपन उसके पास नहीं है, किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन उसके पास नहीं है, किसी भी तरह का बॉम्ब नहीं है, मिसाइल नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स अ प्लेन सबमरीन। तो जो भी सबमरीन टेरिटोरियल वाटर से जाएगा, इट हैज टू राइज ऑन द सरफेस, इट हैज टू शो द फ्लैग टू विच कंट्री इट बिलोंग, और प्लस फिर उसके पास इनोसेंट पैसेज होता है। कॉन्टेजियस जोन का मतलब है कि जो शिप जो सरफेस पे फ्लोट कर रहा है या कोई चॉपर है जो हवा में उड़ रहा है, अगर वो कॉन्टेजियस जोन में आ गया एंड दैट इज नॉट ऑथराइज, तो उसको बोला जाएगा कि यू आर अप्रोचिंग द टेरिटोरियल वाटर, इफ यू डू नॉट हैव द परमिशन गो बैक। उसके बाद भी अगर कोई शिप जो सेल कर रहा है या कोई चॉपर अगर वो टेरिटोरियल वाटर में एंटर होता है तो उसको अटैक कर दिया जाएगा। दैट इज द डिफरेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉन्टेजियस जोन एंड द टेरिटोरियल वाटर। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? How will the borders be decided if the two countries are very? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अभी वो भी बताऊंगी मैं। ठीक है, अब ये तो 1982 के हिसाब से उन्होंने 3 चीजें बता दी कि टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, कॉन्टिजियस जोन क्या होता है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। बट यहां पे मैं आपको एक कंट्री का एग्जांपल देती हूं। ठीक है, ये देखो, इंडिया और श्रीलंका कितने क्लोज हैं, और ये दिख रहा है आपको राम सेतु ब्रिज, है ना? बोलते हैं राम जी ने ये ब्रिज बनाया था, दिस इज व्हाट एज पर द थिंग। ठीक है, धनुषकोडी। अब ये जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो डिफरेंस है, यहां पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दोनों ही देशों का कोलाइड हो रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दीज टू कंट्रीज कि उनका 12 नॉटिकल माइल, फिर 24 नॉटिकल माइल और 370 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग हो। तो ऐसे कई सारे देश होंगे जिनका ये वाटर जो है वो कोइंसाइड हो रहा है। तो फिर क्या होगा? तब यूएन क्लॉज कहता है कि पानी जो है वो एग्जैक्टली मिडवे मान लिया जाएगा, द बॉर्डर विल बी कंसिडर्ड मिडवे ऑफ दैट चैनल एंड हाफ ऑफ द वाटर विल बिलोंग टू ईच कंट्री। ठीक है, तो आधा पानी श्रीलंका का, आधा पानी इंडिया का। तो आधा आधे से क्या मतलब है कि पानी के ऊपर तो कोई लाइन खींचेंगे नहीं, तो अपने अपने जो कोस्ट गार्ड्स हैं उनको हाफ डिस्टेंस तक आप पेट्रोलिंग के लिए रख सकते हो। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, अच्छा एक चीज और है यहां पे। नाउ यू नो दैट वी ऑल्सो शेयर बाउंड्री विथ पाकिस्तान हेयर। ठीक है, ये एक पतला सा नैरो चैनल ऑफ वाटर आपको दिख रहा होगा, इफ यू कैन सी। एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द रीसेंट मूवी भुज? भुज देखिए, भुज में जो लड़ाई हुई थी, भुज बेसिकली क्या बताया उस मूवी में, कहां से अटैक कर रही थी पाकिस्तान की आर्मी? कितने लोगों ने देखी? ठीक है,
बेसिकली ये जो छोटा सा नैरो चैनल ऑफ वाटर है ना, दिस इज अ बाउंड्री बिटवीन द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात एंड पाकिस्तानी प्रोविंस ऑफ सिंध। ठीक है, सिंध जो पाकिस्तान को बिलोंग करता है और गुजरात जो इंडिया को बिलोंग करता है, दोनों देशों के बीच में देयर इज अ वेरी स्मॉल नेविगेबल चैनल। नेविगेबल का मतलब उसमें सेल किया जा सकता है, मछुआरे उस पे बोट पे बैठ के, छोटे जो बोट्स होते हैं उनमें बैठ के सेल कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ नैरो चैनल ऑफ वाटर विच इज इन डिस्प्यूट इवन टुडे बिटवीन द टू कंट्रीज। कोई मुझे बता सकता है इस डिस्प्यूट का नाम क्या है? The narrow channel of water that is present between Pakistan, Sindh and Gujarat from India. What is the name of the dispute? I want the name of this channel. The name of the dispute is based on the name of this navigable channel only. पढ़ा हुआ है? मुंबई टेरर अटैक इसी चैनल के थ्रू हुआ था। नहीं बेटा, अरेबियन सी से। इट्स कॉल्ड एज अ सर क्रीक डिस्प्यूट। ठीक है, सर क्रीक डिस्प्यूट। तो भुज मूवी में वो जो नाला क्रॉस करके हमारे जो लास्ट चेक पॉइंट पे पहुंचने वाले थे ना, उसमें एक चैनल का नाम दिया हुआ है, इट्स कॉल्ड एज हरामी नाला। वो सर क्रीक का ही बिलोंग करता है, दैट नेम ऑफ द चैनल। इफ यू हैव सीन द मूवी तो आपको मिलेगा कि पाकिस्तानी जो आर्मी थी, बिकॉज इट इज अ मार्शी एरिया। नो, व्हाट यू मीन बाय मार्शी एरिया? दलदली इलाका है। दलदली इलाके का मतलब है जब रेनी सीजन होता है तो पानी भर जाता है, और अदरवाइज ये थोड़ा सा दलदली टाइप का होता है, तो इट कैन बी क्रॉस्ड। तो पाकिस्तानी आर्मी का प्लान था कि दे वुड क्रॉस दिस हरामी नाला इन 2 hours एंड दे वुड रीच टू द लास्ट इंडियन चेक पोस्ट। तो वहीं पर वो जो भुज था ना, दैट वाज द लास्ट एयरबेस। तो वो पूरा एयरबेस जो था वो मिसाइल ड्रॉप करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंड देन दे रिकंस्ट्रक्ट द एयरबेस एंड दे सेंड द इंडियन फोर्सेस एंड दे स्टॉप द पाकिस्तान आर्मी एट हरामी नाला, एट सर क्रीक। तो यहाँ यस, नेम ऑफ दैट चैनल क्रीक का ही हिस्सा है। यस, ना ये जो नेविगेबल चैनल है इसको लेके भी दोनों देशों में डिस्प्यूट है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि पानी जो है वो आधा आधा होगा, तो इंडिया बोलता है पानी आधा आधा होना चाहिए। पाकिस्तान का कहना है कि ब्रिटिशर्स के समय दिस एंटायर चैनल वाज केप्ट अंडर पाकिस्तान साइड, सो द बाउंड्री शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द ईस्टर्न साइड ऑफ द सर क्रीक एज पर द मैप विच पाकिस्तान क्लेम। पूरा का पूरा सर क्रीक जो है इट शुड बिलोंग टू पाकिस्तान। अब दैट रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिशरीज। तो हमारे यहाँ के जो फिशरमैन है ना, वो बेचारे इनोसेंट फिशरमैन करते करते फिशिंग करते करते वो उनको पाकिस्तान के जो बोट्स हैं वो कैच करके ले जाते हैं। फिर आपने देखा होगा प्रिजनर स्वैप होता है, हमारे इतने प्रिजनर्स को छोड़ा, वो वीर ज़ारा, सरबजीत, ये सारी मूवीज इसी कॉन्टेक्स्ट पे बनी हुई हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं वापस, लेट अस कम बैक टू द कंसेप्ट। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ऐसा ही कोई इशू हमें चाइना और यूएस नहीं, चाइना और ताइवान के बीच में देखने को मिला है। लेट मी शो यू द ज्योग्राफी अगेन, इट बिकम्स इजी इफ वी लुक इनटू द ज्योग्राफी एंड अंडरस्टैंड। ये है चाइना। ठीक है, ये पूरा रीजन चाइना का है। चाइना के बारे में मैं आपको बता दूं कि चाइना जो है ये ईस्ट वेस्ट ऐसे एक्सटेंडेड है। ठीक है, चाइना की 96% जो आबादी है इट इज कन्फाइंड टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना। 96% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, द वर्ल्ड्स डेंसली पॉपुलेटेड एंड द हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, उसका 96% पॉपुलेशन इज कन्फाइंड टू द ईस्टर्न पार्ट एंड वेरी लेस इज कन्फाइंड ओनली टू द वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट बहुत ही कम डेवलप्ड है उसका। ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना डेवलपमेंट है। चाइना के साउथ में ये जो आपको वाटर बॉडी दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज अ साउथ चाइना सी। और साल भर, मार्क माय वर्ड, साल भर आप साउथ चाइना सी को पेपर में देखेंगे। आए दिन साउथ चाइना सी में कोई ना कोई इश्यूज होते रहते हैं। तो व्हाई इट इज कंट्रोवर्सी एंड क्यों हमें पढ़ना होता है और यहाँ क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, ये जो साउथ चाइना सी है बेसिकली इट इज कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। ये रहा पैसिफिक ओशन इधर, और यहां जाओगे तो आपको इंडिया के साउथ में यहाँ इंडियन ओशन है। तो साउथ चाइना सी वाया द स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है, अब इसकी ज्योग्राफी को समझते हैं। चाइना के साउथ में यहां रहने वाले जितने भी लोग हैं
ऑल दीज फिशरमैन देयर लाइवलीहुड इज डिपेंडेंट ऑन द साउथ चाइना सी। ठीक है, तो पहले मैं आपको साउथ चाइना सी के बारे में बताती हूं, फिर मैं आपको ताइवान के बारे में बताऊंगी और फिर हम बात करेंगे कि अभी क्या हुआ है। ठीक, साउथ चाइना सी में यहां पे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। एक ग्रुप ये दिख रहा है, पैरासेल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। दीज आर द वर्ड्स दैट यू नीड टू लर्न एंड रिमेंबर, ये हमेशा न्यूज में रहते हैं। साउथ चाइना सी का एक ग्रुप ये दिख रहा है, पैरासेल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इसके अलावा भी ये छोटे 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 आइलैंड्स दिख रहे हैं, छोटे 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 छोटे। फिर यहाँ पे एक ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्प्रैटले ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, और एक यहाँ पर है स्कारबरो शोल। ठीक है, शोल मतलब होता है ऐसा लैंड एरिया जिसके पास का पानी बहुत ही शैलो है, वेरी शैलो वाटर, तो दैट इज कॉल्ड एज अ शोल। ठीक है, सो वन island of significance is a parasol group of island, second one is Spratley group of island. अभी हमने यूएन क्लॉज गाइडलाइंस पढ़ी हैं। यूएन क्लॉज गाइडलाइंस के हिसाब से चाइना का 200 नॉटिकल माइल तक का जो डिस्टेंस है वो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। वियतनाम है इधर, वियतनाम का भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा अप टू 200 नॉटिकल माइल। ये फिलीपींस है, फिलीपींस का भी 200 नॉटिकल माइल होगा। ये ताइवान है, इसका भी 200 नॉटिकल माइल होगा। ये ब्रुनई है, ब्रुनई का भी 200 नॉटिकल माइल होगा। ये इंडोनेशिया है, इसका भी होगा, सिंगापुर का भी होगा, मलेशिया की होगा। एवरी कंट्री विच इज बॉर्डरिंग द साउथ चाइना सी एज पर यूएन क्लॉज गाइडलाइंस उनका कितना क्लेम होना चाहिए? 200 नॉटिकल माइल। हर एक देश का 12 नॉटिकल माइल का टेरिटोरियल वाटर होगा, 24 नॉटिकल माइल का कॉन्टिजियस जोन होगा और 200 नॉटिकल माइल का उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से मेरा मतलब है यहां मिलने वाले सारे रिसोर्सेस पे उस कंट्री का ही क्लेम होगा। समझ गए द सिग्निफिकेंस ऑफ यूएन क्लॉज गाइडलाइंस? जरा इस साउथ चाइना सी के बारे में बात करते हैं। हमारी दुनिया में जो ट्रेड होता है ना बिटवीन द कंट्रीज, बाइंग एंड सेलिंग, 1/3 ग्लोबल ट्रेड, 1/3 ऑफ द एंटायर ग्लोबल ट्रेड इट पासिस थ्रू साउथ चाइना सी। क्योंकि पानी के रास्ते से ही पूरा ट्रेड होता है। इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू एयरलिफ्ट यू नो द कार्गोज एंड लेके जाए, तो पानी के रास्ते से ही पूरी ट्रेडिंग होती है। साउथ चाइना सी से पूरी दुनिया भर का 1/3 ट्रेड कंडक्ट होता है। तो आप इस रीजन का वैल्यू समझ सकते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट $5 ट्रिलियन ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन अ ईयर। $5 ट्रिलियन का ग्लोबल ट्रेड इस रास्ते से पास होता है। तो इसका एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक वैल्यू है। ठीक है, 1/3 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो 55% ट्रेड इंडिया का इसी रास्ते से होता है। 55% ऑफ द ट्रेड ऑफ इंडिया हैपेंस विद दिस रीजन। बोलोगे क्यों? हम चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, जापान के साथ करते हैं, साउथ कोरिया के साथ करते हैं, रशिया के साथ करते हैं। वो पूरा का पूरा 55% जो ट्रेड है हमारा वो इस रास्ते से होता है। ठीक है, एंड इस एरिया में फिशरीज भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। बोलोगे मैम क्यों, ऐसा क्या है इस रीजन में? ये एक ऐसा रीजन है जहां इक्वेटर की तरफ से आने वाले वार्म करंट्स और पोलर एरियाज के तरफ से आने वाले कोल्ड करंट्स का ब्लेंड होता है। दैट इज व्हाई द टेम्परेचर इज वेरी सूटेबल फॉर फिशरीज एंड दिस रीजन इज स्पेशली नोन फॉर श्रिम्प्स, झींगा, प्रॉन्स। किसके मुंह में पानी आया? तो प्रॉन, श्रिम्प्स जो है वो इस रीजन में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। एंड ऑल दीज कंट्रीज, फिलीपींस, ब्रुनई, सिंगापुर, दे आर नोन फॉर देयर श्रिम्प्स। उनकी जो इकोनॉमी है ना वो इसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दीज स्मॉलर कंट्रीज, दीज पीपल दे डिपेंड ऑन दिस रीजन फॉर देयर लाइवलीहुड। यहां से मिलने वाली जो फिशरीज हैं, जो श्रिम्प्स हैं, उसी पे उनकी लाइवलीहुड डिपेंडेंट है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द रीजन। इन 1947, मैं 1947 की बात कर रही हूं जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं बना था। चाइना का जो ऑफिशियल नाम है वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। ठीक है, 1947 में चाइना की सरकार या चाइना को जो कंट्रोल करते थे अथॉरिटीज, उन्होंने एक मैप इशू किया और उस नक्शे में उन्होंने साउथ चाइना सी के ऊपर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके बताई। ठीक है, इनिशियली दैट लाइन वाज कॉल्ड एज 11 डैश लाइन। ठीक है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डैश डॉट्स बनाकर एक लाइन शो करी और उसका शो करने का मतलब था दिस एंटायर रीजन ऑफ साउथ चाइना सी इज क्लेम्ड बाय चाइनीज अथॉरिटीज।
11 डैश लाइन, 11 डैश लाइन, ठीक है। तो यूएन क्लॉज तो उस समय बना ही नहीं था, तो चाइना पूरा पानी क्लेम करता था। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल क्लेम्स कि हमारे जो हान चाइनीज कम्युनिटी के जो लोग थे, वो मछुआरे थे, वो इन आइलैंड्स में हजारों साल पहले से बसे हुए हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट। अच्छा, उसके बाद जब यूएन क्लॉज गाइडलाइंस बन जाती हैं 1982 में, चाइना ने स्टिल अपना वो क्लेम जायज रखा, बोला ये हमारी साउथ चाइना सी है, हम पूरा पानी इसका कंट्रोल करते हैं। 3/4 वाटर ऑफ साउथ चाइना सी इज क्लेम्ड बाय चाइना, 3/4, ठीक है। तो जब यूएन क्लॉज गाइडलाइंस आ गई तो ये सारे कंट्रीज बोलने लगे कि भैया यूएन क्लॉज गाइडलाइंस फॉलो करो, ये तो हमारा भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। 2010 में चाइना ने एक नया मैप इशू किया और 11 डैश की जगह 9 डैश लाइन शो करी, 2 डैश कम कर दिए। दैट वाज अ डिस्प्यूटेड रीजन, तो 2 डैश ईस्ट चाइना सी से कम कर दिया और 9 डैश लाइन उन्होंने इशू करी। दैट 9 डैश लाइन इज स्टिल क्लेम्ड बाय चाइना, ठीक है। 9 डैश लाइन का मतलब क्या है? 9 डैश जो लाइन है, मैं बार बार भूल जाती हूँ, 9 डैश लाइन है, अगर मैं बोलूं ये पूरा वाटर बाउंड्री है, ये पूरा साउथ चाइना सी, तो ऐसे करके 9 ऐसा एक लाइन शो कर दी है, 9 डैश लाइन, और बोला ये 3/4 पानी जो है साउथ चाइना सी का, दिस बिलोंग्स टू चाइना। और इस एरिया की मैंने पूरी इंपॉर्टेंस आपको समझाई है। Now, over the period of years, what has happened? All the countries which are bordering the South China Sea, they have started complaining कि चाइना जो है वो कैसे इस पानी को कंट्रोल कर सकता है, ये पानी तो हम भी कंट्रोल करेंगे, इसके ऊपर हमारी लाइवलीहुड डिपेंडेंट है, ठीक है। सो दिस हैज रिजल्टेड इनटू अ डिस्प्यूट। अब ये कॉन्ट्रोवर्सी एंड इट्स एन ऑनगोइंग कॉन्ट्रोवर्सी। चाइना ने इन आइलैंड्स में अपने मिलिट्री के कैंप्स बना दिए हैं, अपनी मिलिट्री को स्टेशन कर दिया है, विद द सोर्स ऑफ मिलिट्री वो इस पूरे रीजन को कंट्रोल कर रही है। ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स सिंस आई हैव बीन ऑब्जर्विंग, सारे देशों ने यूनाइटेड नेशंस में कई तरह की अपील्स कर चुके हैं, इवन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक जा चुका है फिलीपींस और वियतनाम, और क्लेम कर चुका है कि ये पानी हमको भी मिलना चाहिए, रिसोर्सेज मिलना चाहिए। चाइना ने सारे क्लेम्स जो है वो डिनाई कर दिए और चाइना इस रीजन को स्ट्रेट अवे क्लेम करता है। अब क्योंकि चाइना यहाँ पे ओपनली सारे इंटरनेशनल गाइडलाइंस का विद्रोह कर रहा है, तो यूएस हैज बिकम द बिगेस्ट क्रिटिसाइजर इन दिस मैटर। अब क्रिटिक ऑफ द मैटर जो यूएस है और चाइना है, एक बात ध्यान रखो, ये दोनों ही देश यूनाइटेड नेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आप यूनाइटेड नेशंस को डिटेल में समझेंगे, यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी होती है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, उसमें चाइना भी है और यूएसए भी है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि दुनिया के 5 सबसे ज्यादा ताकतवर देशों में ये 2 देशों की गिनती होती है, यूएसए और चाइना की। एंड चाइना की आर्मी इस दुनिया में सबसे बड़ी है, लेकिन यूएसए की आर्मी टेक्निकली सबसे एडवांस्ड है। मैन फोर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो चाइना के पास है, लेकिन आर्मी जो टेक्नोलॉजी के टर्म्स में बात करें तो वो हमारे, मतलब दोनों ही बिल्कुल बराबरी का टक्कर है दोनों की आर्मी का, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के बिगेस्ट क्रिटिक है और पिछले 3 सालों से दोनों देशों के बीच में बिल्कुल भी रिलेशंस अच्छे नहीं है। स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से ये रिलेशंस बहुत खराब हो गए थे। और अब आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद न्यू प्रेसिडेंट जो है जो बाइडन, उनकी फॉरेन पॉलिसी चाइना को लेकर काफी अलग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस ताइवान की। सिमिलरली ये जो ताइवान था ना, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाए। नाउ दिस आइलैंड वाज इनहैबिटेड बाय ताइवानीज इंडिजिनस पीपल, जो कि यहाँ पे 6000 साल पहले रहते थे। कुछ समय बाद 17th सेंचुरी में यहाँ पर हान चाइनीज जो मेनलैंड चाइना से आए थे, उन्होंने इस रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया। हान चाइनीज कम्युनिटी, हान चाइनीज एक एथनिक ग्रुप है, जो नेटिव सिटीजन्स है ना चाइना के, वो हान चाइनीज कहलाते हैं, ठीक है। तो हान चाइनीज ने इस छोटे से आइलैंड कंट्री को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया था। काफी लंबे समय तक तो यहाँ पे किंगडम रहा, मोनार्कियल रूल रहा। उसके बाद ये जो मेनलैंड चाइना है, यहां पर एक अथॉरिटी रूल आया, मतलब एक तरह की सरकार बनी थी। उस सरकार का नाम था रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्या नाम था? रिपब्लिक ऑफ चाइना। जब चाइना में 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आ गई, उन्होंने उस अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना थी, उसको मेनलैंड चाइना से भगा दिया और आज यहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, यू नो दैट। तो वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कहां शिफ्ट हो गई? ताइवान में। सो दैट रिपब्लिक ऑफ चाइना नाउ डोमिनेट्स व्हाट? ताइवान। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में समझो कि ताइवान जो एक जमाने में चाइना का ही हिस्सा था, क्योंकि यहां भी रिपब्लिक ऑफ चाइना था और यहां भी, मेनलैंड चाइना से अब वो हट गया है। यहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, यू नो चाइना हैज अ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी।
अब आज की तारीख में मेनलैंड चाइना जो है इट इज रूल्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और इसको कहा जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। पीआरसी मतलब चाइना। जब भी मैं बोलूंगी व्हाट इज पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, आप बोलोगे मैम चाइना, मेनलैंड चाइना। और यूनाइटेड नेशन में किसकी परमानेंट सीट है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की। बचा है ताइवान, तो ताइवान आज क्या कहलाता है? रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो दो अलग टर्म्स है, मेनलैंड चाइना कहलाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान कहलाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। Taiwan do not declare itself or do not consider itself as a territory of the People's Republic of China, और यूनाइटेड नेशंस में अपने आप को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। However, China still claims Taiwan. चाइना ये बोलता है ये आज भी हमारा ही हिस्सा है। चाइना बहुत सारे एरियाज को क्लेम करता है, जैसे कि हांगकांग, जैसे कि मकाओ, उसी तरह से, पर उनका स्टेटस अलग है। ताइवान को चाइना पूरी तरह से क्लेम करता है। चाइना ने साफ साफ बोल रखा है जो भी देश ताइवान को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करेगा, चाइना उसके साथ अपने डिप्लोमेटिक टाई-अप्स तोड़ लेगा। डिप्लोमेटिक टाई-अप्स तोड़ लेने का मतलब चाइना उसके साथ ट्रेड नहीं करेगा। लेकिन ताइवान के साथ आज की तारीख में 14 कंट्रीज हैं जो यूएन के मेंबर हैं, जिन्होंने ऑफिशियल रिलेशंस मेंटेन कर रखे हैं। कितने कंट्रीज ने ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया हुआ है? 14। अनऑफिशियली बहुत सारे कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अनऑफिशियली मतलब उनके एम्बेसीज हैं, काउंसलेट्स हैं, बट ऑफिशियली केवल 14 ही देश हैं जो ताइवान को एक इंडिपेंडेंट नेशन के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करते हैं। तो लड़ाई किस बात की है? एक तरफ है ताइवान जो किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है? रिपब्लिक ऑफ चाइना। यूएन में अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट करता है? इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और चाइना का ताइवान की तरफ क्या रुख है कि ये हमारी टेरिटरी है। ठीक है, अब रिसेंटली क्या हुआ है, अब आप देखो ये जो एरिया है, अ नैरो चैनल ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू बिग वाटर बॉडी, साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी, दिस इज अगेन कॉल्ड एज अ स्ट्रेट। द नेम ऑफ द स्ट्रेट इज ताइवान स्ट्रेट। क्या नाम है स्ट्रेट का? ताइवान स्ट्रेट। ये जो ताइवान स्ट्रेट है इसकी विड्थ है 180 किलोमीटर्स। कितनी डिस्टेंस है? 180 किलोमीटर्स। दिस ताइवान स्ट्रेट इज इन न्यूज फॉर द लास्ट 3 days। क्यों ये न्यूज में है पिछले हफ्ते से? ताइवान स्ट्रेट किसी ने पढ़ा? स्ट्रेट ऑफ ताइवान का क्या हुआ है? बेटा यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट जो मैं बता रही हूं, अमेरिका के 2 शिप्स इस रीजन से पास हुए हैं, उन्होंने इस रीजन की पेट्रोलिंग की है। सो राइट डाउन द रीसेंट अपडेट। रिसेंटली 2 US शिप्स, वन वॉज, पहले शिप का नाम है यस यूएसएस, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स शिप, वन ही ऐसा, यूएसएस किड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ये पहला नाम। और दूसरा कोस्ट गार्ड न्यूरॉन। ये दो यूएस के शिप्स हैं, दीज आर द वॉरशिप्स। द फर्स्ट वन इज यूएसएस किड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, इज अ यूएस वॉरशिप, और दूसरा वाला जो है दैट इज द यूएस कोस्ट गार्ड कटर न्यूरॉन। तो ये 2 शिप्स जो हैं ये रिसेंटली ताइवान स्ट्रेट से पास हुए, जिसको लेकर ताइवान की जो सरकार थी, उनका तो नहीं बट चाइना का बहुत ही स्ट्रांग प्रोटेस्ट आया है। और चाइना की गवर्नमेंट ने कहा है कि व्हाई हैज यूनाइटेड स्टेट्स इवन बॉदर टू इंटरफेयर, या यहां से इस पैसेज से क्यों गया है, और इसको लेके बहुत ही हाईली क्रिटिसाइज किया। उसके बाद चाइना की तरफ से एक उनकी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया। स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि नाउ एवरी वेसल, whatever vessel is passing in this region, they have to give the information of the passage. Now what do you mean by information of the passage? क्यों पास हुआ है, मकसद क्या है, क्या है आपके शिप में, और आपने मतलब
किस इंटेंशन से आपने इस रीजन को क्रॉस किया है। तो ऑल द वेसल्स इन डिफरेंट रेंज दे हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन, द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द पैसेज इन द ताइवान स्ट्रेट। प्लस चाइना ने ये बोला है कि विदाउट परमिशन कोई भी वेसल हम यहां से पास नहीं होने देंगे। नाउ व्हाट इज फोनॉप? ईशान, अभी आप बात कर रहे थे। United Nations Freedom of Navigation, it's just kind of a program that US started कि वो अलग US actually never signed UNCLOS, so US what it is doing is वो अपनी ships वगैरह अलग-अलग nations के zones में भेज रहे हैं और basically controversy create हो रही है जहाँ पे भी वो जा रहे हैं। फोनॉप मैंने कुछ दिन पहले भी पढ़ाई थी जब मैंने लक्षद्वीप के बारे में पढ़ाया था। यूएसए क्या करता है, यूनाइटेड स्टेट्स से बोलता है कि वी हैव वन पॉलिसी, द पॉलिसी ऑफ फ्री एंड ओपन नेविगेशन इन द इंटरनेशनल वाटर। इंटरनेशनल वाटर में यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल फ्री है ओपनली नेविगेट करने के लिए, क्योंकि वो किसी भी कंट्री का जोन नहीं है। तो इंटरनेशनल वाटर्स में यूएसए विल नेविगेट फ्रीली, और इसी पॉलिसी को वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस, फोनॉप। ठीक है, तो यूएस ये बोलता है कि हम सभी के इंटरनेशनल वाटर में हम मूव करेंगे, चाहे वो इंडियन ओशन रीजन हो, चाहे अटलांटिक ओशन रीजन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के पास हो, कहीं भी। कुछ समय पहले, 2 महीने पहले, जो हमारा लक्षद्वीप है आइलैंड्स, वहां पर भी यूएस के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स पास हुए थे। तो इंडिया ने बोला था कि ये क्यों हमारे वेरी क्लोज टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इनफैक्ट अक्रॉस द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पास हुए थे। तो यूएसए ने वहां भी यही जस्टिफाई किया था कि ये हमारा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन है, वी जस्ट वांट टू पेट्रोल द रीजन, वी जस्ट वांट टू मॉनिटर द रीजन। और यही इंटेंशन के साथ उन्होंने ताइवान स्ट्रेट को क्रॉस किया फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का हवाला देते हुए। तो चाइना नाराज हो गया। अब हो क्या रहा है कि चाइना की जो बढ़ती डोमिनेंस है इस रीजन में, जैसा कि मैंने कहा कि साउथ चाइना सीन में उन्होंने अपने बहुत सारे मिलिट्री बेसिस बना लिए हैं। फिलीपींस की जो बोट्स होती हैं उनके मछुआरों को वो अरेस्ट कर लेते हैं या मिसाइल छोड़ने को मतलब बोल देते कि हम वी विल टेक कॉम्बेटिव एक्शन, पीछे कर देते हैं। फिलीपींस की आर्मी और नेवी तो इतनी मजबूत नहीं है कि वो चाइनीज नेवी को फाइट कर सके। सिमिलरली वो वियतनाम के भी फोर्सेस को पीछे कर दिया। कुछ समय पहले इंडोनेशिया के नाकुना आइलैंड्स पे भी उन्होंने क्लेम कर दिया था, देयर इज एन आइलैंड विच कम्स अंडर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडोनेशिया, नाकुना। वहां पहुंच गई थी चाइना की 250 फ्लीट्स, 250 शिप्स। ठीक है, और रिसेंटली फिलीपींस का एक रीफ है, एक बूमरैंग देखा है आपने? बूमरैंग क्या बोलते हैं उसको? बूमरैंग जो टार्जन के पास होता है, ट्रायंगुलर शेप की लकड़ी होती है बूमरैंग। तो देयर इज वन रीफ वेरी क्लोज टू फिलीपीन सी। ठीक है, विट्सन रीफ। हाँ, दैट वाज आल्सो इन न्यूज, आपने क्लैट 21 के लिए पढ़ा होगा विट्सन रीफ का इशू। तो एक बूमरैंग शेप का एक रीफ है। रीफ मतलब एक ऐसा जमीन है जो एक ट्रायंगुलर शेप की दिखती है, पूरी तरफ से पानी से घिरी हुई है। ठीक है, वहां पर भी चाइना ने अपने 250-300 फ्लीट्स को तैनात कर दिया और बोला ये रीफ को हम कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे अपना एयरबेस बनाएंगे, यहाँ से हमारे जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ से टेक ऑफ करेंगे और लैंड करेंगे। ठीक है, तो पूरे रीजन को जहां जहां जमीन का टुकड़ा मिल रहा है, पूरे रीजन को चाइना जो है वो कैप्चर करके रखने की कोशिश कर रहा है, साउथ चाइना रीजन में अपनी डोमिनेंस बना रहा है। और आपने फिर पढ़ा ही है पिछले साल इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ, इंडिया और चाइना अपने बॉर्डर इश्यूज में बिजी थे, उसका फायदा उठाते हुए चाइना हैज केप्ट इंडिया आउट ऑफ दिस एंटायर कंट्रोवर्सी। तो हालांकि इंडिया ने भी कोशिश की है कि वो यूएस के साथ मिलकर इस रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में और साउथ चाइना सी में चाइना की बढ़ती डोमिनेंस को कम करे। इसलिए कई तरह की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, नेवल एक्सरसाइजेज होती हैं, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है अगेंस्ट विश ऑफ चाइना। ठीक है, तो आज के लिए मेरे हिसाब से देयर इज लॉट ऑफ बॉम्बार्डमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर द न्यू जॉइनीज। तो इतना पहले प्रोसेस करो कि क्या बोला है मैम ने। ठीक है, यू विल गेट एवरीथिंग द पीडीएफ आफ्टर द क्लास, उसको एक बार रीड करो, इसको न्यूज़पेपर में सर्च करो और पढ़ो कि क्या हुआ है रिसेंटली। ठीक है, एंड देन इफ यू कम अक्रॉस एनी डाउट मुझसे पूछो। तो दिस वाज जस्ट बोलना चाहिए ग्लिम्स ऑफ हाउ आवर क्लासेस विल गो ऑन और किस तरह से हम इसको डिस्कशन करेंगे, एक एक टॉपिक का एनालिसिस हम कैसे करेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आई वांट एवरीबडी टू आंसर, देखते हैं कौन आंसर करता है। खुशी तुम्हारा डाउट पूछ लो। जो आपने बोला ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से पैसेज कर सकते हैं, आपने बोला बहुत क्लोजली गया यूज जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से ही गया था, तो जा सकते ना, आपने बोला जा सकते हैं, बट मतलब वेपन डिस्ट्रॉयर, इट वाज मिसाइल डिस्ट्रॉयर जा रहा है, तो वाई मतलब इंडिया को ये लगा ना कि क्यों ऐसे, इंडिया और यूएस के रिलेशंस तो बहुत अच्छे हैं और बिना बताए मतलब आप एक फुली लोडेड वेपन से लोडेड एक डिस्ट्रॉयर को क्यों लेके जा रहे हो यहाँ से, मतलब इस तरह से हो गया था थोड़ा। क्रिटिसाइज ही कर सकते हैं ना, जा
क्रिटिसाइज ही कर सकते, जा तो वो सकती है, वो उनकी उन्होंने अग्रीमेंट ही बनाया हुआ है ना, हम तो करेंगे। वी आर यूएसए इज नोन फॉर ग्लोबल पुलिसिंग, है ना, उनको लगता है कि हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्लोबल पुलिसिंग करना, तो वो हमेशा अपनी धाक जमा के रखते हैं सबके सामने, ठीक है। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि साउथ चाइना सी रीजन में अगर चाइना डोमिनेट भी कर रहा है, फिलीपींस को प्रॉब्लम होगी, वियतनाम को होगी, मलेशिया को होगी, इंडोनेशिया को होगी, ब्रुनेई को, जो भी एशियन मेंबर्स हैं जो उस रीजन को सराउंड करते हैं, अमेरिका को क्या लेना देना? अमेरिका बैठा है वेस्ट में, चाइना है एक्सट्रीम ईस्ट में, तो वो अपने अटलांटिक ओशन और पैसिफिक जो अमेरिका को बॉर्डर करते हैं दोनों तरफ से ईस्ट वेस्ट, उस पर ध्यान दे। चाइना से क्या करना है अमेरिका को? क्यों इतनी दूर, हजारों किलोमीटर दूर अक्रॉस द वर्ल्ड? अमेरिका ग्लोबल लीडर है और अब चाइना बनते जा रहा है, उसकी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है मैम। अभी 2 साल से मैम ये था, तो उसको मैम और ये क्या बोलते हैं, ओवर प्रोजेक्ट भी बेसिकली मतलब टारगेट मार दिया उसने, बिल्कुल टू द पॉइंट। ओबोर एक स्कीम है जो चाइना चला रही है, दैट इज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, और ओबोर के चलते ही वो इस पूरे रीजन को कब्जा कर रखना चाहता है। और अमेरिका देख रहा है कि अगर ओबोर सक्सेसफुल होता है तो कुछ ही सालों में अमेरिका जो सुपर पावर कहलाता है वो नीचे हो जाएगा, और चाइना की इकोनॉमी वैसे भी तेजी से बढ़ रही है। आप देखो ना, पैंडेमिक की शुरुआत चाइना से हुई, कुछ ही महीनों के अंदर चाइना में सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया, और बाकी पूरी दुनिया में अभी 3rd वेव आ रही है, अभी 4th वेव आ रही है, अभी 5th आ रही है, हम भी 3rd वेव का इंतजार कर रहे हैं, तो यही चल रहा है, ठीक है। But it's in paper, you can read about the data in Kerala. केरला में अभी 85,000 केसेस रिपोर्ट हुए, है ना, और अपने एमपी में भी आज ही के पेपर में 22 केस मिले हैं, 22 केसेस रिपोर्टेड। New fever in UP also, and Nipah virus in Kerala. So lot of infection and viruses again in the atmosphere. चलो, be careful everyone. डंपिंग पॉलिसी, तो ये बहुत सारे, देयर आर सेवरल फैक्टर्स, इट इज नॉट जस्ट वन फैक्टर। आप एक एक क्लास में समझेंगे, एक एक एस्पेक्ट को, एक एक फैक्टर को हम एक एक क्लास में एनालाइज करेंगे। यस ईशान, यस, पैसे हैं, वही बात तो है, उनके पास पैसे हैं, उनके पास आर्मी है, रिसोर्सेज है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो वही रीजन है कि वो अपनी इसलिए चलाते हैं क्योंकि P5 के परमानेंट मेंबर है। हमको कोई भी अपोज कर देगा यूएन में अपोज कर। अभी देखो, इतना सब कुछ हो गया, अमेरिका ने पूरे ट्रूप्स निकाल लिए अफगानिस्तान से, कितने लोग मारे गए, लाखों लोगों के घर चले गए, लाखों लोग माइग्रेट हो गए, कितना हमने, यू मस्ट हैव सीन द वीडियोस वायरल ऑन द सोशल मीडिया, राइट। इंडिया वॉज द हेड ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स इन यूएनएससी। जिस वक्त ये पूरा चल रहा था तमाशा, उस वक्त इंडिया जो था वो यूएनएससी का हेड था, नॉन परमानेंट मेंबर्स का। इंडिया की तरफ से एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं हुआ, एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं रिलीज हुआ कि वे क्रिटिसाइज अमेरिका पॉलिसी, अमेरिका शुड नॉट हैव डन दिस, या ये इस तरह का जो भी था उनका कि उन्होंने पूरे रीजन में से सिक्योरिटी फोर्सेस हटा दिए और इनोसेंट सिविलियंस मारे गए। कुछ भी नहीं आया इंडिया की तरफ से, नो ऑफिशियल रिस्पॉन्स। ठीक है, ठीक है, तो कंटिन्यू करो इसको समझना। आज के टॉपिक्स जो भी टर्मिनोलॉजीज मैंने बताई है रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक।